गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे हो? हेलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो, हेलो, बहुत अच्छे। ठीक है, यस धर्मेंद्र, बिल्कुल आई विल ट्राई। कि कॉपी नहीं कर सकते ना, सबका अपना अपना होता है। यस, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात कही। शुरुआत में दे लेता हूँ ध्यान, जितने भी कमेंट पे ध्यान देना ना, बाद में कमेंट पे कोई ध्यान नहीं जाएगा। पहले ही क्लियर कर दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं और आई होप सो आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, वो आप पहले मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आपके कमेंट्स पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ उन्हीं कमेंट पे ध्यान दूंगा जो आपके यहाँ स्टडी से रिलेटेड है। क्लियर है? ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो बाद में आप जो भी बोले, मैं आपको अगर रेस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, एंटरटेन ना कर पाऊँ, तो उसके लिए पहले से आपसे सॉरी, है ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बेटा अपना टाइम बहुत प्रीशियस है, उस टाइम को आप थोड़ा सा यूटिलाइज करो, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, आप उनको ध्यान से समझो, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था आपको। बेटा थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अलग अलग है, ज़्यादा उसमें सिमिलरिटी नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम बात करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, जबकि फिजिक्स में आपसे फिजिकल प्रोसेस की बात की जाती है। दूसरा, हम यहाँ पे जितनी भी बातें करेंगे वो निकाय के आधार पर करेंगे, जबकि वहां पे परिवेश के आधार पर, इसीलिए चिन्ह परिपाटी भी दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ। लास्ट कहाँ तक हुआ था? गुड इवनिंग दिलीप, आज और नहीं, बाकी कल से। ठीक है, ठीक है। आकांक्षा, अहमदाबाद जाना है आपको? कितना हुआ बताओ? फ्लोट में आपको मैंने बताया था ना, जितना आप इस चीज पे मुझे फोकस करने दोगे, मैं आपके कमेंट पे ध्यान ना दे करके अगर इधर ध्यान दूंगा तो शायद ये जल्दी हो जाएगा ना। चलिए, अब बेटर ऑप्शन है। आ जाते हैं हम टॉपिक पे। देखो, लास्ट लेक्चर में जो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक बार थोड़ा सा उनको रिकॉल कर रहा हूं, है ना। आपको मैंने बोला था कि पी एक्सटर्नल यानी कि बाह्य दाब का मान कभी भी निर्वात में हम पूछे जाए तो क्या होगा? हमेशा 0। इस पे बेस एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला था, करेंगे बातें बाद में, अभी पहले टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि हम आर की कौन कौन सी इकाइयां यूज कर सकते हैं, तो आर की कौन कौन सी इकाइयां होंगी? यहां पे देखो, अगर आपको बोला गया जूल, तो जूल में 8.314। अगर आपको बोला गया लीटर एटीएम, तो उसमें हम 0.0821, और 0.821 को अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप यहां पे 1/12 भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोला जाए 8.314, तो इसकी जगह पे आप 25/3 ले सकते हो। यहां पे अगर किलो जूल बोल दिया ना, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 25/3 इंटू 10⁻³
ये यूज कर सकते हो आप, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 8.314 इंटू 10 की पावर -3। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। पहले उससे रिकॉल कर लें एक बार कल का कॉन्सेप्ट। अगर आपको बोला जाता है किलो कैलोरी में, तो आपको आर की ये वैल्यू यूज करनी है 2 इंटू 10 की पावर -3। अगर कैलोरी में बोला गया तो आपको वैल्यू यूज करनी है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। ठीक है। इसी तरीके से जैसा आपको बोला गया था कि विभिन्न प्रक्रमों में कार्य का मान ज्ञात करना था, तो अलग अलग प्रक्रमों में जो कार्य का मान था, जैसे आपको बोला गया निर्वात में मुक्त प्रसार, तो जब निर्वात में मुक्त प्रसार की बात की जाएगी तो पी एक्सटर्नल का मान क्या होगा, 0। अब जब पी एक्सटर्नल 0 है तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हुआ ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का मान भी 0 हो जाएगा ना। ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि किसी प्रक्रम में v कांस्टेंट है, यानी कि समआयतनी की बात होगी, तो समआयतनी में क्या होगा, w बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा v। तो अब ये वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब यहां पे भी कार्य का मान क्या होगा, 0। ठीक है। हाँ जी, आपने पूछा कि सर कल के क्वेश्चन बता दो, तो कल के क्वेश्चन यहां पे आपको दे रखे हैं। किस किस ने सॉल्व कर लिए ये क्वेश्चन? चलिए पहले इन क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं ना। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, एसटीपी पर एक गैस का आयतन 2 लीटर है, यानी कि ये V1 की बात कर रहा है, तो V1 आपको दे दिया 2 लीटर। अगर आपको बोला जाए एसटीपी पर गैस का आयतन 2 लीटर, इसे 300 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो इसका आयतन, अब यहां पे P एक्सटर्नल की बात की गई, कितना दे रखा है, 1 ATM। ठीक है। और V2 आपको दे रखा है कितना, 2.5 लीटर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, कल आपको मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ पॉइंट देखे थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। ये फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है क्या, पहले वो बोल दो। अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। सारे क्वेश्चन करेंगे हम, ये देख लो इतने सारे क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब यही करने वाले हम। तो पहले पढ़ लें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको क्या बता दिया था कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होगी, स्थिर रहती है। साथ के साथ ब्रह्मांड जो है वो अपने आप में क्या होता है, एक विलगित निकाय। अगर विलगित निकाय है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी ऊर्जा सदैव संरक्षित रहेगी। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो ऊर्जा का ना तो विनिमय होगा, ऊर्जा जो है ना तो यहां पे क्या होगी, नष्ट, और ना ही उत्पन्न। ये बात आपको कल बता दी थी, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। ये पॉइंट मैंने कल भी आपको बताया था। और अगर आपको यहाँ पे इसके गणितीय स्वरूप की बात करनी है तो आप देखो, जैसे कि आपको बोला गया ये एक निकाय दे रखा है, मैं फास्ट बढ़ा रहा हूं इसको, क्योंकि ये मैं कल बता चुका था आपको, तो थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाएगा। अगर किसी को कल उस तरीके से समझ में ना आया हो तो आप इस तरीके से एक बार देख लो। यहाँ पे अगर आपको बोला गया W, तो W जब इस पे कार्य करेगा इसका मतलब क्या होगा, निकाय पर किया गया कार्य। और जब यहाँ पे Q का मान धनात्मक दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किया था। तो जब किसी निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किया तथा उस निकाय पर कुछ कार्य किया गया, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जो कि पहले E1 थी, वो परिवर्तित होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, E2 में। तो E1 से E2 में कन्वर्ट हुई कब, जब आपने इस पे कुछ कार्य किया और इसे कुछ ऊष्मा दी। तो निकाय 2 जो दे रखा है आपको, इसकी आंतरिक ऊर्जा का मान क्या हुआ यहाँ पे, E2। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस E2 को आप E1 प्लस Q प्लस W के बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पे E2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, E1 प्लस Q प्लस W। अब आपसे अगर बोला जाता है कि निकाय 1 जो है जिसमें कि Q मात्रा अवशोषित की गई,
अवशोषित ऊष्मा। तो निकाय ने जब Q मात्रा का अवशोषण किया और उस पर कुछ कार्य किया तो निकाय 2 जो आपको मिल रहा है वो किसके बराबर हुआ? E1 प्लस Q के बराबर। और अगर इस पे आप कोई कार्य भी करते हो, ये सूफिया ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अगर आपको बोला जाए कि इस पे कोई कार्य भी किया गया है तो जो कार्य किया गया है उसके बाद ये किस में परिवर्तित होगा? E2 में, जिसमें कि E1 प्लस Q प्लस W होगा। तो यहां तक की बात सबको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो अब अगर आपको बोला जाए कि इसे आप और किस तरीके से लिख सकते हो, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 बराबर Q प्लस W। यही मैंने बताया था आपको। क्या मैं इसको डेल्टा E बराबर Q प्लस W लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W, जहां पे डेल्टा E क्या होगा बताओ? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। ये तो हो गया डेल्टा E। अगर आपसे बोला गया Q क्या होगा, तो Q होगा यहां पे ऊष्मा और W क्या होगा यहां पे? कार्य। अब आप देख रहे होंगे Q का मान भी क्या है? पॉजिटिव। W का मान भी क्या है? पॉजिटिव। Q W कब होता है? Q जो है वो पॉजिटिव कब होगा? अगर किसी निकाय को ऊष्मा का अवशोषण किया जाए तो Q का मान धनात्मक आ जाएगा। तो ऊष्मा का अवशोषण यानी कि Q क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर Q का मान नेगेटिव हुआ इसका मतलब निकाय ने क्या किया? ऊष्मा का निष्कासन। अगर हम बात करें W का मान पॉजिटिव है, अगर आपको बोला जाए कि निकाय का मान जो है, जैसे निकाय पर किया गया कार्य W है, तो निकाय पर किया गया कार्य W होने का मतलब क्या होगा? W पॉजिटिव। और अगर निकाय द्वारा कार्य किया गया तो W क्या होगा? नेगेटिव। ये चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका, अभी फिर से मैंने ये रिकॉल कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे Q तथा W का मान उचित चिन्ह के साथ आपको यूज करना है। अगर आपको बोला गया Q का मान नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? Q का मान नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा। क्यों? Q नेगेटिव है, इसका मतलब निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा। अगर आपको बोला गया Q का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? अवशोषित। अगर आपको बोला गया W बराबर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? निकाय पर किया गया कार्य अगर आपको बोला गया W बराबर नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा? निकाय द्वारा किया गया कार्य। अच्छा एक बात बताओ, जब निकाय काम करता है, जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो संपीड़न होगा या प्रसार होगा? जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो संपीड़न होगा या प्रसार होगा? पॉजिटिव बोल रहा हूं मतलब यस, एक्सपेंशन। बिल्कुल। अगर मान लो सिस्टम ने वर्क किया तो एक्सपेंशन होगा और सिस्टम पर वर्क किया गया तो क्या होगा? कंप्रेशन यानी कि संपीड़न, ठीक है। ओके। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने यहाँ पे, इस क्वेश्चन में बोला गया एक निकाय 600 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, तो 600 जूल ऊष्मा का अवशोषण मतलब Q बराबर क्या होगा? प्लस 600 जूल, ठीक है। दूसरा आपको बोला गया है और अपने परिवेश पर का मतलब क्या हुआ? जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम की जितनी भी गैसेस है
वो इस परिवेश पर कार्य कर रही है। यानी कि एक तरह से ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन आपको होगा वो क्या होगा कि आप बोलोगे कि सर परिवेश पर कार्य हो रहा है, लेकिन परिवेश पर काम कर कौन रहा है? निकाय काम कर रहा है, देख लो। तो अगर निकाय ने काम किया परिवेश पर, तो यानी कि वो प्रसार करेगा ना, और जब वो प्रसार करेगा तो उस केस में W क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव। तो W का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस का 300 जूल, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि परिवेश पर 300 जूल के बराबर कार्य करता है। तो अब आपको अगर डेल्टा E पूछा गया तो आप क्या लिखोगे? Q प्लस W। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। Q का वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 600, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 300। तो बताओ डेल्टा E कितना हुआ? 300 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? सबको समझ में आ गया यहां तक? चलिए, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था ना, यानी कि आपने पढ़ा डेल्टा E बराबर Q प्लस W, ठीक है। लेकिन इसको आप अलग अलग प्रक्रमों पर भी तो पढ़ोगे। अलग अलग प्रक्रम कौन कौन से थे? जैसे कि अगर मैंने बोला आपको सबसे पहला समतापी, समतापी में डेल्टा T किसके बराबर था? 0 के बराबर। अगर आपको बोला गया किसी आदर्श गैस पर आपको समतापी प्रक्रम पर प्रथम गति यानी कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना है, तो आप क्या करोगे? आदर्श गैस पर समतापी प्रक्रम के दौरान, तो यहां पे डेल्टा T किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। हाँ बेटा, डेल्टा E और डेल्टा U दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप डेल्टा E भी यूज कर सकते हो और डेल्टा U भी यूज कर सकते हो। दोनों ही आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन को दर्शाता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? तो अब जैसे यहां पे डेल्टा T बराबर 0 हुआ, क्या मैं डेल्टा E का मान भी यहां पे 0 लिख सकता हूं? क्या हो जाएगा ना ये भी 0। तो अब देखो, अगर आपको बोला गया डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब Q किसके बराबर हो गया? माइनस W के बराबर। रंजीत, इसका एक फॉर्मूला था, और आपको याद हो जब मैंने आंतरिक ऊर्जा लिखवाया था ना, तब एक पॉइंट लिखवाया था कि आदर्श गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करती है। तो अगर मान लो तापमान पर निर्भर किया ना, तो डेल्टा T का मान 0 है, तो डेल्टा E का मान भी क्या होगा? 0 होगा ना। ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ना, ये आगे आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल रही है। रुको थोड़ी देर में आगे पूरा चलो, आपको अगर वेट नहीं होता, देखो आप जो मैं बोल रहा हूं समतापी प्रक्रम। अब समतापी प्रक्रम है, तो समतापी प्रक्रम में क्या होगा यहाँ पे? बोलो भाई, समतापी प्रक्रम में क्या होता है? डेल्टा T बराबर 0 होता है ना। अब डेल्टा T बराबर 0 है, इसका मतलब डेल्टा E बराबर भी क्या होगा यहाँ पे? 0। तो जब आप डेल्टा E बराबर Q प्लस W लिखोगे, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब Q किसके बराबर हो गया? माइनस W के बराबर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि निकाय निकाय द्वारा किए गए कार्य से ऊष्मा का अवशोषण होता है, या फिर
या तो आप ये लिख सकते हो निकाय द्वारा किए गए कार्य से ऊष्मा का अवशोषण होता है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि ऊष्मा का जो अवशोषण है वो निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। और इसी को आप चाहो तो माइनस क्यू बराबर प्लस डब्ल्यू भी तो लिख सकते हो। तो माइनस क्यू बराबर प्लस डब्ल्यू जब लिखा जाएगा, जब माइनस क्यू बराबर प्लस डब्ल्यू लिखा जाएगा, इसका मतलब निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा का मान निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलो बेटा, क्लियर है? ओके। तो जब आप देखो यहां पे वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पे क्या हो रहा है, वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब क्यू क्या होगा, यहां पे नेगेटिव होगा। और यहां पे अगर आप देखोगे कि वर्क आपका नेगेटिव है तो क्यू क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा प्रक्रम है हमारा जिसे आप बोलोगे सम आयतनी प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम यानी कि क्या होगा, डेल्टा वी बराबर 0। तो जब डेल्टा वी बराबर 0 हुआ, इसका मतलब डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो डब्ल्यू का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो जब डब्ल्यू इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। अब आप अगर इसे देखोगे ना ध्यान से, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि क्यू जो है वो क्या होता है, पथ फलन। लेकिन अगर क्यू वी बोला गया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अवस्था फलन। देखो आप, डेल्टा ई बराबर क्यू वी है, तो डेल्टा ई अगर क्यू वी के बराबर हुआ, इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा, एक अवस्था फलन की भांति, तब ये पथ फलन नहीं रहेगा। तो आप देख लो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि किसी भी निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की वृद्धि करता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्यूवी बोला ना आपने, तो क्यूवी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन में वृद्धि करता है। या फिर इसका रिवर्स भी आप लिख सकते हो, रिवर्स क्या होगा, डेल्टा ई नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू वी। यानी कि अगर आपने निष्कासन किया ऊष्मा का, तो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन का जो मान है उसमें कमी होगी। ठीक है, आइसोकोरिक बता दिया था ना, इसमें एक पॉइंट था आपका, क्यूवी जो है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा ई के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये याद रखना है आपको कि जब डेल्टा ई की बात आएगी तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, क्यूवी के बराबर। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अवस्था फलन के बराबर। रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया था क्या कल, जल्दी बोलो, रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया था क्या? अगर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोल दो। हो चुका, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में हमने क्या देखा था, Q इक्वल टू 0, फॉर्मूला बता दो बस डायरेक्ट, डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू के बराबर था। तो डेल्टा ई बराबर डब्ल्यू मतलब क्या होगा, इंक्रीज। नहीं हुआ है, रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं हुआ, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में जैसे Q बराबर 0 होता है, ये तो सबको पता है ना। तो अब यहां पे हमें क्या करना है, केवल इसकी वैल्यू को 0 करना है। तो डेल्टा ई किसके बराबर हो गया, W के बराबर। नहीं हुआ है तो भी बस केवल 2 मिनट लगेंगे आगे बढ़ने में, क्योंकि क्वेश्चन करने में आज वैसे भी, ठीक है ना। तो अब आप देखो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, अगर मैं W का मान यहां पे देख रहा हूं पॉजिटिव, यानी कि परिवेश जो है वो निकाय पर कार्य कर रहा है। यदि निकाय पर कार्य किया गया है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन में वृद्धि होगी, ठीक है। और अगर इसी को आप चाहो तो माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हो, यानी कि निकाय द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को कम करता है।
हो गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये पॉइंट आपको मैंने कल बता दिया था कि कार्य जो है वो यहाँ पे पथ फलन पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि अगर आप नॉर्मल W लिखोगे ना तो पथ फलन है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक अवस्था फलन। चक्रीय प्रक्रम हो गया था क्या, जल्दी बताओ। चक्रीय प्रक्रम हो चुका क्या? नहीं हुआ है ना, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना आप। देखो चक्रीय प्रक्रम के दौरान क्या होता है कि जितने भी अवस्था फलन है उन सबका, हाँ साइक्लिक से, ठीक है, यहीं से आ रहे हैं ना। तो अब देखो साइक्लिक प्रोसेस जितने भी होंगे चक्रीय प्रक्रम, उन सब में डेल्टा ई का मान क्या होगा? डेल्टा ई क्यों बोला मैंने? क्योंकि अवस्था फलन शून्य होगा। तो यहां पे अगर आप देखो कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये डेल्टा ई का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब डेल्टा ई जो है ये 0 होने के बाद में क्यू किसके बराबर हुआ? माइनस डब्ल्यू के बराबर। यस और नो? माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा ना ये, प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू के बराबर। या फिर आप इसको चाहो तो कैसे लिख सकते हो कि देखो अगर मैं ऊष्मा जो है इसका अवशोषण करवाता हूं किसी भी निकाय द्वारा, तो ये निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि W नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन बाय अ सिस्टम, यानी कि निकाय द्वारा किया गया कार्य। और अगर आपको बोल दिया गया यहाँ पे प्लस क्यू का मतलब क्या होगा? सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर है? इसी को आप चाहो तो माइनस क्यू बराबर प्लस ऑफ डब्ल्यू भी तो लिख सकते हो। तो माइनस क्यू बराबर प्लस ऑफ डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सिस्टम ने हीट रिलीज की, ठीक है। अब सिस्टम ने जब हीट रिलीज की तो इसका मतलब निकाय पर कार्य किया गया। और यहां पे देखो आप, अगर मैं बात करूं W की, तो W क्या हुआ? निकाय पर किया गया कार्य, ठीक है। और निकाय पर किया गया कार्य क्या होगा? ऊष्मा के निष्कासन के बराबर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा। ठीक है। समदाबी प्रक्रम हो गया था क्या? नहीं हुआ था। अब ध्यान से समझना। देखो समदाबी प्रक्रम में हम ये बोलते हैं जनरली कि दाब का मान क्या होगा? स्थिर। दाब का मान क्या होगा? स्थिर। अब दाब अगर स्थिर होगा तो यहां पे दो कंडीशंस आएंगी। P बराबर कांस्टेंट हुआ तो देखो आप डेल्टा E बराबर Q प्लस W होता है ना। और हमें पता है कि W जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर, यही होगा। साइक्लिक ये रहा ना। साइक्लिक में कुछ नहीं किया हमने, केवल अवस्था फलन जो है उन सब अवस्था फलनों का जो परिवर्तन का मान है आपको ये पॉइंट में लिखवा चुका अपने नोट्स में। केवल टॉपिक है जो प्रिंटेड है, बाकी मैं लिख करके बता रहा हूं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो समदाबी प्रक्रम हुआ ना। अब समदाबी प्रक्रम में क्या होगा? P का मान कांस्टेंट होगा। अगर P का मान कांस्टेंट है तो हमें ये तो पता है ना कि W बराबर क्या होता है? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। अब माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V में जब आप लिखोगे फ्लोट तो डेल्टा E बराबर Q प्लस W होगा ना। तो जब आप W को P डेल्टा V लिख रहे हो तो हम क्या करेंगे? यहां पे डेल्टा E बराबर Q प्लस माइनस P डेल्टा V लिखूंगा मैं यहां से। बोलो।
जब आपने यहाँ पे माइनस पी डेल्टा वी लिखा तो देखो आप डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस माइनस पी डेल्टा वी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस क्यू को तो यहां पे शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जब डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी लिखा है और मैंने क्या लिखा, पी का मान स्थिर है, तो मैं यहां पे क्यू पी लिख सकता हूं ना। तो जो क्यू पी है वो किसके बराबर हो गया आपके पास, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब ध्यान से समझना आप इस बात को, डेल्टा ई को आप क्या लिख सकते हो, ई टू माइनस ई वन। डेल्टा ई को आप क्या लिख सकते हो, ई टू माइनस ई वन प्लस पी एज इट इज, और यहां पे क्या लिखा जा सकता है, वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, क्यूपी। हाँ अक्षु लिख ही रहा हूं, इसीलिए मुझे पता है ये डेरिवेशन देखने से नहीं आएगा आपको, है ना। तो आप इस चीज को देखो, यहां पे क्यूपी बराबर क्या होगा, ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो अब आप इसको अरेंज करके लिखते हो ना, तो एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, और मैं अभी बता देता हूं। H होता है एंथैल्पी। H क्या होगा बेटा, एंथैल्पी। अगर आपसे पूछा जाए कि एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होगी, तो आप ध्यान रखना कि एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी का मान E प्लस पीवी ऊर्जा के मान के बराबर होता है। एंथैल्पी का मान E प्लस पीवी के बराबर होता है। ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है। तो अब आप देखो यहां पे जब E2 माइनस ई वन प्लस V2 माइनस वी वन लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 लिख सकते हैं ना इसको। तो E2 प्लस PV2 को आप अगर इसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ये H2, और यहां पे क्या आ जाएगा, H1, जो किसके बराबर होगा, QP के बराबर। ठीक है, तो QP जो है वो किसके बराबर हुआ आपके पास, QP बराबर डेल्टा H के बराबर होगा। ये फिर से समझ लो आप इस चीज को, H जो है वो किसके बराबर होगा, E प्लस पीवी के बराबर। तो क्या मैं यहां पे ऐसा नहीं लिख सकता, E2 प्लस PV2 को H2 लिख दूं और E1 प्लस PV1 को यहां पे H1 लिख दिया जाए, तो दोनों का जो परिवर्तन होगा वो H2 माइनस H1 यानी कि डेल्टा H हो जाएगा ना। अब आप एक बात बताओ, Q जो है वो क्या था, पथ फलन, QP क्या होगा, अवस्था फलन, क्योंकि QP किसके बराबर आ रहा है यहां पे, डेल्टा H के बराबर। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, क्लियर सबको यहां तक, बोलो। ठीक है बेटा, तो अब जो आपको मैंने टॉपिक अभी जस्ट बोला था ना, H, अब यहां पे देखो, अगर आपको बोला गया डेल्टा H बराबर QP, तो दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव हुए ना, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। जिसको आप ऐसे समझो कि मान के चलो निकाय की ऊष्मा में हमने क्या किया, वृद्धि की, यानी कि निकाय की ऊष्मा क्या हुई यहाँ पे, अवशोषित। तो जैसे ही निकाय की ऊष्मा अवशोषित होगी, डेल्टा H का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेल्टा H के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। वहीं अगर आप इस तरीके से देखोगे कि निकाय ने अपनी ऊष्मा का निष्कासन किया, तो डेल्टा H जो है उसके मान में क्या होगा, कमी आ जाएगी। ये 1 है बेटा, ये 1, ठीक है ना।
ओके, तो अब यहां पे एक बात तो समझ में आ गई हमें कि क्यूपी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। वहीं अगर आपको बोला जाए कि ऊष्मा जो है क्या ये पथ पर निर्भर करती है क्या, बिल्कुल नहीं। यहां पे ये किसकी तरह बिहेव करेगी, अवस्था फलन बोल सकते हैं ना, पथ पर निर्भर नहीं कर रही मतलब किसकी तरह कार्य होगा, अवस्था फलन की बात ही। क्लियर है सबको, ठीक है ना, बढ़े आगे। कृष्ण, ओके, समझ में आ गया होगा ना सबको, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम एंथैल्पी की। अच्छा, थोड़ी देर पहले एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी जो है वो किसके बराबर होती है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको E प्लस पीवी के बराबर। तो E प्लस पीवी के बराबर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, जब E प्लस पीवी की बात होगी तो E तो होगा यहां पे आंतरिक ऊर्जा, और पीवी क्या होगा यहां पे, पीवी भी एक तरह की ऊर्जा होती है, पीवी ऊर्जा जिसे आप बोलते हो। तो अगर आपको बोला गया एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी की परिभाषा क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन पीवी ऊर्जा का योग एंथैल्पी कहलाता है। और जब हम यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला इसका, तो H किसके बराबर होगा, E प्लस पीवी के बराबर, ठीक है ना। चलो एक काम करो आप, ये सब चीजें तो ये नोट कर लिया गया सबने, ये नोट कर लिया था क्या, लिख लिया था ना सब, नहीं है। इसके बाद ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, केवल इसमें समझाने वाली बात थी, लिखने जैसा नहीं था इसमें। विशाल, नहीं लिखा है तो लिख लो आप, लिख लो इसको, लिख लो आप, समदाबी प्रक्रम के दौरान, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना अपना, वो यहीं से स्टार्ट है, चक्रीय प्रक्रम के दौरान। तो चक्रीय प्रक्रम में तो क्या था, डेल्टा E बराबर 0, और उसके बाद अपना समदाबी प्रक्रम। तो पहले समदाबी प्रक्रम लिख लो आप, देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, समय जो है ना उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगर सिलेबस फास्ट करा, आप स्लाइड से लिख लो, आपको मिल जाते हैं ना सारे नोट्स, ठीक है, आप स्लाइड से नोट कर लेना। हाँ मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी करने हमें, टाइम तो कम है। तो जो आप बार बार बोलेंगे सर आप बता दीजिए कहाँ से लिखना है, तो बेटा मैं नहीं बोलूंगा कहाँ से लिखना है, आपको ऑलरेडी सारी स्लाइड मिल जाएगी, स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें लिख लेना आप। हाँ, तो अब अपने पॉइंट पे आते हैं वापस हम। अगला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था वो था एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने आपको बोला था आंतरिक ऊर्जा तथा पीवी ऊर्जा का योग। अब एंथैल्पी जो होती है वो एक अवस्था फलन होती है। जब अवस्था फलन की बात आएगी तो अवस्था फलन जो है उसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब वास्तविक मान अगर ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मतलब उसका परिवर्तन आपको ज्ञात करना होगा। तो डेल्टा एच
डेल्टा एच जो दे रखा है, डेल्टा एच किसके बराबर होगा यहां पे, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। ठीक है, अब डेल्टा एच बराबर एच फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे ना हम यहाँ पे। तो यहां पे एक बात और आपको पता चल चुकी है, क्या डेल्टा एच क्या होगा आपका, क्यूपी के बराबर। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अवस्था फलन, और साथ के साथ ये एक मात्रात्मक गुणधर्म होता है। तो ये 2 पॉइंट में आपको पहले भी बता चुका था और अभी वापस से आपको रिकॉल करवा दिया। अब बात करते हैं हम डेल्टा एच तथा डेल्टा ई में संबंध की। मुझे एक बात बताओ, जब काम सारा हमारा डेल्टा ई से चल रहा था तो डेल्टा एच क्यों आया? सबसे मेन पॉइंट ये समझना है हमें। डेल्टा एच जो है एंथैल्पी परिवर्तन, और डेल्टा ई क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमेशा नियत ताप पर होता है, ये बताया था ना आपको मैंने। आंतरिक डेल्टा एच तथा डेल्टा ई में संबंध हमें ज्ञात करना है, लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एच क्यों आया। तो आंतरिक ऊर्जा हमेशा केवल और केवल नियत ताप पर होती है, जबकि हम डेल्टा एच की बात करेंगे अगर, तो जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया नियत ताप तथा नियत दाब पर होती है, ये सबको मालूम है ना। तो जैसे आपने पढ़ा था ना, क्यू पी बराबर डेल्टा एच और क्यू वी बराबर डेल्टा ई, ये पढ़ा हुआ है सबने। तो डेल्टा एच तथा डेल्टा ई में हमें क्या निकालना है कि जब ई प्लस पीवी दोनों का योग किया जाएगा तो ये एच के बराबर होगा। और आप यहां पे इसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, ये कंडीशन आपके पास आएगी। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि इसकी 2 कंडीशंस पे बात करें, तो पहली कंडीशन तो क्या होगी कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी हो। यहां पे क्या होगा, नियत दाब। तो पहली कंडीशन नियत दाब पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी, ये किस पे होगा, नियत आयतन पर। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन तो आपको यहां पे समझ में आ चुकी होंगी कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी होगा। इनको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये दोनों कंडीशन। ठीक है ना। अब आपसे अगर आगे पूछा जाता है कि इसको अलग अलग केस की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, तो पहला केस समझना आप, पहला केस होगा यहां पे डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बस। जब भी आपको डेल्टा एच तथा डेल्टा ई का संबंध नियत दाब पर ज्ञात करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अगर आपको बोला गया कि नियत आयतन पर बताइए, तो नियत आयतन पे कौन सा होगा, वी डेल्टा पी। ठीक है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे केस पे। तीसरा केस जो है, इसमें क्या होगा कि जब P तथा V दोनों ही क्या हो, परिवर्तनशील हो। तो जब P और V दोनों परिवर्तनशील होंगे तो देखो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस, यहां पे आप लिख सकते हो ना
P2V2 माइनस P1V1। अगर दोनों परिवर्तनशील होंगे यानी कि वेरिएबल होंगे तो डेल्टा PV लिखोगे, और डेल्टा PV को आप क्या लिख सकते हो, ये अपने पास इनिशियल था H1 और ये फाइनल था अपने पास H2। तो अगर आपको बोला जाए कि H1 किसके बराबर है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम यहां पे। आप लोग अपने कमेंट थोड़े कम करेंगे क्या बेटा? क्यों अपने कमेंट थोड़ा कम करोगे? थोड़ा पढ़ लो। चलिए अब आ जाओ मुद्दे पे, अपने टॉपिक पे आ जाओ वापस। तो H1 हमारे पास प्रारंभिक था, H2 हमारे पास अंतिम था। अब अगर यहाँ पे हम सेकेंड माइनस वन करते हैं यहाँ पे, तो देखो H2 माइनस H1 जो है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर, और E2 माइनस E1 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, डेल्टा E के बराबर। तो अगर आपको बोला गया P2V2 माइनस P1V1 तो आप इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हो ना इसको। ये रहा फॉर्मूला आपका। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जब P तथा V दोनों परिवर्तनशील हो उस केस में हम क्या लिखेंगे इसे, तो P2V2 माइनस P1V1। ठीक है लक्ष्मी, लास्ट में है वो फॉर्मूला। अब अगर किसी अभिक्रिया की बात करें जो कि चौथे केस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी रिएक्शन आप कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे थे, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V लिख रहे हो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1 हो जाएगा ना ये। क्यों? अब यहां पे अगर आप P डेल्टा V की बात करोगे तो P डेल्टा V डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, जैसे कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था H बराबर E प्लस PV होता है। PV किसके बराबर होगा, आदर्श गैस समीकरण बता सकते हो, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। तो अगर आपको बोला जाता है यहाँ पे कि डेल्टा H का और क्या एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि डेल्टा NGRT क्यों लिखा या इसका क्या यूज था, है ना। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करना है तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल्स टू, ये मेन फॉर्मूला है जो हमें समझना है। ठीक है ना, ये मेन फॉर्मूला है जो हमें समझना है। आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो आना जरूरी है ना। ये वापस बता दूं, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे समझना चाहते हो आप। यहाँ पे आकर के कोई डांस थोड़ी ना करके बताऊंगा मैं आपको। हाँ, फर्स्ट में किया था कांस्टेंट। बेटा मैंने दोनों अलग अलग कंडीशंस बताई थी। ये जो कंडीशन चल रही है ना वो किसी भी एक रिएक्शन की है
जिसमें मैंने बोला था कि जब P और V दोनों के दोनों वेरिएबल हो और उन दोनों में से भी केवल और केवल एक कांस्टेंट हो और दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, केस 1 सर, ठीक है, केस 1 ये रहा आपका, ये रहा केस 1। तो केस 1 में तो हमने डायरेक्टली केवल आदर्श गैस के लिए लिखा था ना, केस फर्स्ट था आदर्श गैस के लिए। आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो बोलना है बोल लो, शायद आपको इस चीज से खुशी मिलती, मैं पढ़ा उसके बाद दूंगा ना। बोलो। नहीं पढ़ना क्या? ठीक है, देखो केस 1 में फिर से बता रहा हूं, अब इसके बाद दोबारा ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज पे। अगर आपको बोला गया केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, है ना। अगर आपको बोला जाए बहुत सारी रिएक्शन है, उन रिएक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, आदर्श गैस की, तो आदर्श गैस में हम जब कांस्टेंट प्रेशर की केस पे बात करेंगे ना, तब आपके पास फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो ये है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और अगर आप उसी आदर्श गैस में आपको बोला जाए कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। ठीक है, और अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में आपके पास में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के दोनों परिवर्तनशील हैं, तो जब दोनों के दोनों परिवर्तनशील होंगे उस केस में हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन भी तो आ सकती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रेशर और वॉल्यूम में से सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट हो, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है वो भी तो निकालना सिखाना है ना यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, अगला केस देख रहे थे यहाँ पे, नेक्स्ट केस क्या था आपका, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे आप देखो P दे रखा है आपको, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। मुझे ये बताओ क्या मैं PV को nRT के बराबर लिख सकता हूं क्या, P डेल्टा V को आप डेल्टा NGRT भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT हम यहाँ पे फाइनली इसका फॉर्मूला लिखेंगे। और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यदि एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा का अंतराल किसके बराबर होगा, डेल्टा NGRT के बराबर, तो डेल्टा NGRT किसके बराबर हुआ, डेल्टा NGRT किसके बराबर हुआ, डेल्टा H और डेल्टा E के अंतर के बराबर। फर्स्ट और फोर्थ सेम नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक बात ध्यान दो, आपने पढ़ा था डेल्टा H बराबर क्या होगा, QP, डेल्टा E बराबर क्या होगा, QV। तो मैं यहाँ पे QP माइनस QV बराबर डेल्टा NGRT भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे QP माइनस QV बराबर डेल्टा NGRT लिखा जाए, ये किस तरीके से आया, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा में समझ सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने आपको लिख करके बता दिया, बट इसकी जरूरत आपको नहीं होगी क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने वहां पे डेरिवेशन नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है ना कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जितनी भी रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में हम गैसीय अभिक्रियाओं की बात करें, तो आप गैसीय अभिक्रियाओं को कैसे समझोगे, PV बराबर nRT, जैसा अभिकारक है बेटा, डेरिवेशन काम का नहीं है, ये क्वेश्चन आपके काम का है, ये लो।
मेन फाइनली। ज्यादा आप अगर इस चीज के डेरिवेशन पे जाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो कि पी डेल्टा वी जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी आर टी वाले जो केसेस है वो समझाना ज्यादा जरूरी है, वो समझ लो आप। अगर आपको बोला जाता है कि जैसे एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, इससे हमें मिल रहा है 2HI। HI जो है इसका भी गैस, I2 भी गैस और H2 भी गैस। अब बताओ डेल्टा एन जी क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि डेल्टा मतलब तो परिवर्तन, और एन यहाँ पे किसको दर्शाता है, नंबर ऑफ मोल, यानी कि मोलों की संख्या को। लेकिन वो मोल सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे, गैसीय मोल। आपने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था ना इक्विलिब्रियम, याद हो, वहां पे भी आपको बोला गया था डेल्टा एन जी, जिसको आपने कैसे लिखा था, समेशन ऑफ एन पी माइनस एन आर, यानी कि उत्पाद में प्रयुक्त गैसीय मोलों की संख्या माइनस अभिकारक में प्रयुक्त गैसीय मोलों की संख्या। तो अगर आपको बोला जाए जैसे कि यहां पे बताओ इसके 2 मोल है, यहां पे भी दोनों के पास कितने कितने मोल है, 1-1, तो टोटल कितना हुआ, अभिकारक के कुल मोल कितने हो गए, 2 मोल, उत्पाद के कुल मोल कितने हो गए, 2 मोल, अंतर कितना आ गया, डेल्टा एन जी बराबर 0। ये होगा। अगर आपको बोला जाए एक और अभिक्रिया N2 प्लस 3H2, अब यहां पे गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तो अगर आपको बोला जाए डेल्टा एन जी बताइए क्या होगा, तो डेल्टा एन जी में आप देखो यहां पे 2 मोल तो किसके हैं, उत्पाद के, ठीक है, और यहां पे अपने पास में कितने हैं, टोटल 4 मोल। अभी इसका यूज बताऊंगा मैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम, पहले डेल्टा एन जी निकालना सीख लो आप। तो डेल्टा एन जी कितना होगा, 2 माइनस 4, यानी कि माइनस का 2। अब काम क्या आता है वो समझो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डेल्टा एच भी दे रखा है और डेल्टा ई भी दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डेल्टा एच ज्यादा होगा या डेल्टा ई ज्यादा होगा, तो उसे यहां पे निकालने में ये काम आएगा। कैसे, देखो अगर आपको बोला गया डेल्टा एन जी बराबर 0 हुआ, तो डेल्टा एन जी बराबर 0 के केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। याद कैसे करना है वो इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, है ना। याद करने का तरीका, डेल्टा एन जी बराबर 0 होगा तो उसका एंथैल्पी का परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। अगर आपको बोला जाए कि डेल्टा एन जी का मान धनात्मक है, तो डेल्टा एन जी का मान धनात्मक होने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये उदाहरण देख लो, इसमें डेल्टा एन जी कितना होगा, +1, यहां पे डेल्टा एन जी कितना होगा, 0। और तीसरा पॉइंट अपने पास, अगर इसका उल्टा हो जाए कि यदि मान लो डेल्टा एन जी का मान आपके पास नेगेटिव आ जाता है, यानी कि डेल्टा एच का मान उस केस में क्या होगा, कम हो जाएगा डेल्टा ई से, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के मान से कम हो जाता है। तो ये कंडीशन अपने पास इस इक्वेशन में आ रही है। देखो आप, डेल्टा एन जी कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 माइनस 4, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट केस, 5th केस जो है। अगर मान लो आपको बोला जाए कि कोई भी एक आइडियल गैस है जो कि एक प्रक्रम में उपस्थित है, तो उसके लिए एन जी आपको बोल दिया गया कांस्टेंट, तो उस केस में टी का मान कैसा होगा, परिवर्तनशील। ठीक है,
और आपको साथ के साथ यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो होगा डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना है कि आंतरिक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा या फिर एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा। तो अगर बोल दिया जाए कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसपे आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी परिवर्तन का मान बराबर होगा, तो आंसर क्या आएगा? जब डेल्टा एन जी का मान 0 हो। ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान ज्यादा होगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन से, ये कब होगा? जब डेल्टा एन जी का मान क्या हो आपका? पॉजिटिव। और अगर आपको बोल दिया जाए कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान एंथैल्पी परिवर्तन के मान से ज्यादा हो, ये कब संभव होगा? जब डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी भी आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस के लिए नियत गैसीय मोलों की संख्या पे हम बात करें अगर, तो Ng क्या होगा यहाँ पे? कांस्टेंट। तो ये अपने पास फाइनल इसका फॉर्मूला होगा, और इसको आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो Ngr डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो क्या होगा? परिवर्तनशील तापमान। तो अब आपके पास जो जो फॉर्मूलाज थे वो एक साथ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कब किसको कहां पे यूज करना है वो देखना है हमें, है ना। पहला ये फॉर्मूला कब होगा? नियत आयतन पर। ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा आपके पास? नियत दाब पर। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे यहां पे? एंथैल्पी तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अगर आपको बोला गया कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों क्या है? नियत है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जब ताप तथा दाब का मान नियत हो, लेकिन वहां पे मोलों की संख्या जो है वो परिवर्तनशील हो, उस समय आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जबकि अगर आपको बोल दिया जाए कि यदि मोलों की संख्या नियत तथा ताप परिवर्तनशील हो, ताप परिवर्तनशील। ठीक है, और ये कब यूज करना है आपको? जब P और V दोनों क्या हो? परिवर्तनशील, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या गैस में। ठीक है ना, तो ये आपको पॉइंट याद रखने होंगे यहाँ पे। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर लेना चाहिए हमें। ये आपको जितने फॉर्मूला पढ़ाए सारे एक साथ दिए हुए हैं, तो आप इसको तो नोट कर ही लो। ये जो चार्ट है इसको नोट कर लो एक बार आप।
अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम, है ना। जो आज पढ़ा है ना, इस पे बेस क्वेश्चन तो मैं आपको आज भेज दूंगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, कल का जो होमवर्क है ना, एन के साथ जी आ रहा है वहां पे, इस पे पहले जो क्वेश्चन थे हम वो पढ़ रहे हैं। पहले कल के जो क्वेश्चन थे, अच्छा आपने क्वेश्चंस जो किए थे उसमें आपके आंसर आ गए सबके? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओगे जो आज डिस्कस किया था अभी जस्ट? ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो अब फटाफट। यहां पे आपको बोला हुआ है कि V1 दे रखा है 2 लीटर, इसे 300 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है, इसका आयतन एक वायुमंडलीय दाब पर 2.5 लीटर हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मतलब डेल्टा ई ज्ञात करना है, जो किसके बराबर होता है, Q प्लस डब्ल्यू। अब आप देखो, क्या मैं यहाँ पे W ज्ञात कर सकता हूँ क्या? सबसे पहले ऑप्शन नहीं है बेटा, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। कल वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब अभी देखो, आप डेल्टा V निकाल सकते हैं हम इसके लिए। तो W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, पहले ये यूज करेंगे आप, ठीक है। अब माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू पे बात करें तो 1 हो गया विद नेगेटिव साइन। डेल्टा V की बात करोगे तो 2.5 माइनस 2, यानी कि माइनस का 0.5 लीटर एटीएम है ये तो लीटर एटीएम में होगा ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे ऊष्मा आपको किस में दे रखी है, जूल में। इसका मतलब आपको पहले इस लीटर एटीएम को जूल में परिवर्तित करना होगा। तो W बराबर माइनस 0.5 100 से लगभग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो आपको मैंने बोला था कि 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल होता है। लेकिन आप चाहें तो इसको अप्रोक्सीमेट 100 भी ले सकते हैं ना। तो उस केस में कितना हो जाएगा, ये माइनस का 50 जूल और डेल्टा ई प्लस 300 ऊष्मा प्रदान की गई है, यानी कि प्लस 300 माइनस 50। आंसर कितना आ जाएगा, 250 जूल। ये आंसर होगा इसका लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ अब। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का आया हो? इसमें आपको बोला हुआ है एक सिलेंडर जिसमें घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है, उपस्थित गैस के नमूने को नियत बाह्य दाब, मतलब P एक्सटर्नल नियत है। बताओ पहले तो प्रक्रम कौन सा होगा, ये उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? प्रक्रम कैसा होगा, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय? अनुत्क्रमणीय होगा ना। तो अब अनुत्क्रमणीय दिया हुआ है और आपको बोला गया है V1 कितना 2 लीटर और V2 कितना 12 लीटर। तो डेल्टा V कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। अब आप यहां पे पहले तो कार्य का मान ज्ञात करो, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है ना। कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी। जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। और फालतू की बातें तो बहुत सारी आ रही थी, अब आंसर भी तो आना चाहिए ना।
अच्छा, ये लीटर एटीएम को किस में परिवर्तित करना होगा आपको? आंसर लीटर एटीएम में आएगा या जूल में आएगा? बताओ जल्दी। बाह्य दाब दे रखा है 1 एटीएम और यहां पे 10, ये आ गया लीटर एटीएम। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 100 जूल हो गया, वो भी माइनस में। और आपको पता है डेल्टा ई बराबर होगा Q प्लस W, तो W का मान आपके पास है। परिवेश से 600 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है, यानी कि Q जो है वो किस में आएगा आपका? प्लस साइन के साथ, और W क्या होगा यहां पे? माइनस का 100। तो डेल्टा ई कितना हुआ? 500 जूल। ये आ गया आंसर सबका। किसी का एग्जैक्ट आंसर भी आया होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट तब आएगा जब आपने इसे 101.3 से गुणा किया होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ अब। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आपको, क्योंकि इसमें आपको बोला हुआ है पी एक्सटर्नल का मान पी एक्सटर्नल 2 एटीएम दे रखा है आपको। टी ये दे रखा है आपके पास 273 प्लस 27, यानी कि कितना हो जाएगा ये? 300 केल्विन। ये तापमान हो गया, है ना? 4 वायुमंडलीय नियत बाह्य दाब द्वारा समतापीय रूप से इसके आधे। अब बताओ क्या करेंगे इसको? अंकिता, कौन से वाले का आंसर बता रहे हो आप? अरे यहां पे यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बहुत सिली मिस्टेक हो गई एक, है ना? देखो यहां पे अपने पास जो आंसर आएगा -10 इंटू 100 अगर करेंगे तो 1000 होगा ये। ठीक है, और जब आप ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 100, तो फिर आपका डेल्टा ई किस में आ जाएगा आंसर? -400 जूल। एक छोटी सी साइन, छोटे से मल्टीप्लिकेशन, -400 ही आएगा इसका आंसर। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। हाँ बेटा, मिस्टेक तो हो जाती है। अब आप लोग भी कमेंट पे ध्यान दूंगा तो मिस्टेक तो होनी है ना। आपको बोला गया है क्वेश्चन में 2 मोल आदर्श गैस जो वायुमंडलीय दाब तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, 4 वायुमंडलीय नियत बाह्य दाब द्वारा समतापीय रूप से इसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है। Q, W और डेल्टा E ज्ञात करो। बताओ क्या होगा इसमें? पहले बताओ इसमें P एक्सटर्नल जो दे रखा है ना, कार्य का मान क्या होगा? W क्या होगा? क्या कीर्ति मीणा करेक्ट है आपका? तो कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर से करते हो क्या? क्यों भाई,
यहाँ पे आर का वैल्यू आप चाहो तो 1/12 यूज कर सकते हो, पहले ही बता देता हूं, है ना। कैलकुलेटर यूज मत करना वरना आप खुद नुकसान में आ जाओगे। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस पर फटाफट पहले तो वर्क लिखेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अब आप देखो इसने क्या बोला हुआ है, 2 मोल आदर्श गैस जो 2 वायुमंडलीय दाब तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, 4 वायुमंडलीय नियत बाह्य दाब द्वारा समतापी रूप से इसके आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है ना। तो आपको यहाँ पे मोल दे रखा है एक तो, और संपीड़ित की जाती है मतलब, अच्छा आपने क्वेश्चन कर लिए थे क्या, बाकी लोगों ने नहीं किया ना क्वेश्चन। बताओ भाई, क्या इसमें V इनिशियल निकालेंगे क्या, क्योंकि आपको बोला हुआ है इसने आधे आयतन तक संपीड़ित की जाती है, यानी कि V2 तो आपको दे रखा है यहाँ पे V के बराबर, और V1 क्या होगा यहाँ पे, वो आपको निकालना है nRT/P से। N कितना दे रखा है यहाँ पे 2, R कितना, मैं 1/12 ले लूं इसको, T कितना हो गया यहाँ पे 300, और P कितना दे रखा है आपको 2। बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई बोलो। ये 25 अपने पास क्या आया इसका प्रारंभिक आयतन, ठीक है ना। अब यहां पे आप इसके लिए जो यूनिट यूज कर रहे हो लीटर हो जाएगा, 25 लीटर। तो V1 और V2 इन दोनों की जब हम बात करेंगे, V2 आपके पास कितना आया 25 लीटर। अब उसका हाफ करना है आपको, कितना आएगा बताओ, आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से आंसर बोल दो आप। अरे भाई V2 जो है वो क्या होगा 25/2, यही तो होगा, हाफ हो गया ना बस। इसके आगे उसने क्या पूछा हुआ है, संपीड़ित की जाए Q W और डेल्टा E। अब आ जाएगा कि अपने पास डेल्टा V आ जाएगा तो W भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा E बराबर Q+W में इसका वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का, W बताओ जल्दी, माइनस P एक्सटर्नल कितना दे रखा है 4, ठीक है। और इसके बाद में डेल्टा V कितना आ जाएगा अपने पास में 12.5, 100 हो गया ना। एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 100। बेटा यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में -50 आएगा, जो कि कार्य का मान है। अब बताओ डेल्टा E बराबर Q+W, लेकिन उसने समतापी बोला है, समतापी अगर बोला हुआ है तो डेल्टा E का मान कितना हो जाएगा 0, तो Q बराबर -W हो जाएगा ना ये। तो यानी कि जो आपके पास वर्क की वैल्यू आ रही थी, Q का मान कितना आ जाएगा +50 लीटर, +50 हो जाएगा, यहाँ पे +50 हो जाएगा नहीं है।
अब ये जो +50 आ रहा है अपने पास में, ये तो किस में आया, लीटर एटीएम में, मल्टीप्लाई कर दो जूल के साथ। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी। एक निकाय को 100 जूल ऊष्मा दी जाती है तथा निकाय पर 20 जूल कार्य। क्या होगा इसमें बताओ, निकाय को कितनी ऊष्मा दी, Q बराबर +100 और W कितना दे रखा है आपको, निकाय पर कार्य कितना है +20 जूल, तो डेल्टा E बराबर कितना हो जाएगा, Q प्लस W, कितना आ जाएगा 120 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका होमवर्क है, कल नहीं दिया था ना ये आपको आज करना है, जो क्वेश्चन है वो। चलो अभी करके बता दो इसको। ये भी दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी रंजीत। समतापी लिखा हुआ है ना, इसलिए वहां पे डेल्टा E बराबर 0 लिया है लास्ट वाले क्वेश्चन में। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आई इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, कर लिया होगा अब तक तो। देखो 1 DM क्यूब जो है वो होता है 1 लीटर के बराबर, तो अगर 3 DM क्यूब बोला हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 3 लीटर, ये क्या होगा आपका V1, और V2 जो दे रखा है वो कितना दे रही है आपको 13 लीटर, और P एक्सटर्नल दे रखा है आपको कितना 1 ATM। तो सबसे पहले आप इसका कार्य कितना होगा वो बताओ, W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V क्या होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 13 - 3, तो माइनस का 10 आ गया ना। लीटर एटीएम बोल दो या फिर एटीएम डीएम क्यूब बोल दो, एक ही बात है। और अगर जूल में पूछ लिया तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आप लगभग 100 से, अगर जूल में पूछा है तो, और एग्जैक्ट आंसर अगर लिखना हो तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी। कहाँ है 36, कहाँ 36 समझ रहे हो, ये लीटर एटीएम है। हाँ भाई, इसका आंसर बता दो।
या फिर ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। अब आज जो पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें ना। बहुत बढ़िया, 11.2 लीटर सही आंसर है वो भी। तो फिर खत्म ही करते हैं ना उसको भी। कितना आएगा बताओ, चलो इसका आंसर जल्दी। एसटीपी पर, एसटीपी तो जानते होंगे आप। एसटीपी पर आपको बोला गया है 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का विस्तार किया जाता है, जिससे गैस का आयतन जो है वो 2 गुना हो जाता है। लीटर एटीएम में किया गया कार्य। आंसर 11.2 लीटर आ गया क्या? क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे इसके। 1 ग्राम हाइड्रोजन का विस्तार किया गया ना, तो जैसे एन की बात करेंगे पहले, तो मोल निकाल देंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस। अब इसमें बोला हुआ है जिससे गैस का आयतन जो है वो 2 गुना हो जाता है। कहाँ 1 मोल, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है। और V2 जो है उसका मान कितना हो गया, 2V। V1 जो है वो V हो जाएगा। बोलो आंसर क्या होगा इसका। जिन्होंने नहीं किया है वो होमवर्क में करना और आंसर चेक कर लेना आप। इसका 11.2 लीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में हमने आज फॉर्मूला पढ़े वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको सबको क्लियर है क्या? आज जो फॉर्मूला हमने पढ़े वो कौन कौन से हैं? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू आपने देख लिया। उस पे बेस्ड जितने भी प्रक्रम थे उन सब प्रक्रमों में हमने उस डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू को अप्लाई करके देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होती है? H बराबर ई प्लस पीवी, उसको भी आप डेल्टा एच की फॉर्म में निकालोगे। और उस पे बेस्ड अलग अलग फॉर्मूला हमने देखे थे कुछ कंडीशंस के लिए। जैसे अगर आपको बोला जाए कि कोई भी एक प्रक्रम दिया हुआ है आदर्श गैस, उस आदर्श गैस की अगर हम बात करें तो उसके लिए ताप अगर आप नियत रखते हो, ठीक है ना, एक तो होता है ताप और एक होता है दाब। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रेशर पे कॉन्सेप्ट। दूसरा किस पे था आपका? वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जब। हाँ, और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं बेटा, आने वाला क्वेश्चन भी। इसीलिए आपको बोल रहा हूं मैं कि ये सारे फॉर्मूला जो है वो एक बार देख लो, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन है हमारे पास। ये जो मैंने 5 अलग अलग केस बताए ना, इन 5 को एक साथ मैंने यहाँ पे बताया है। हाँ, ये फॉर्मूला चार्ट है, इसी की बात कर रहा हूँ। पहला मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में मोलों की संख्या नियत है जबकि ताप परिवर्तनशील है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। अगर आपको बोल दिया जाए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, आप इसी को यूज करोगे, ठीक है ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि ताप और दाब ये दोनों क्या है? नियत, तो उस केस में जो मोलों की संख्या होगी वो यहाँ पे परिवर्तनशील होगी, याद रखना, उसका मान नियत नहीं होगा। और अगर आपको बोला जाए कि नियत आयतन पर हम बात करें तो ये आपके पास किसी भी प्रक्रम की बात हो रही है, आदर्श गैस की बात हो रही है। ये आदर्श गैस के लिए है, ये भी आदर्श गैस के लिए है, जबकि ऊपर दिए हुए जो फॉर्मूला है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए होंगे। अब इस पे बेस पहला क्वेश्चन ये रहा, बताओ जल्दी इसका आंसर। अच्छा, आपने मेयर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या? या एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क में आपको। इस क्वेश्चन का तो आंसर बता दो। सुक्रोज के दहन के लिए कौन ज्यादा अधिक होगा, डेल्टा एच या डेल्टा ई?
सारे कर लोगे। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है ना, प्लस O2 CO2 प्लस H2O। तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, डेल्टा NG देखना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। अगर आपके पास डेल्टा NG का वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब तो डेल्टा H का वैल्यू ज्यादा होगा, और अगर डेल्टा NG जो है उसका वैल्यू आपके पास नेगेटिव आया इसका मतलब डेल्टा E जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये आज जो बताया उस पर बेस क्वेश्चन है, होमवर्क में जा रहा है ये भी, लेकिन इसका हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से करोगे। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में सबसे पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आप सबसे पहले देखोगे डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ रही है, और डेल्टा NG की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो डेल्टा H ज्यादा, नेगेटिव हुई तो डेल्टा E की वैल्यू ज्यादा। तो ये क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके पे बेस्ड करना होगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को तो यही सॉल्व करो अभी। गैसीय प्रतिक्रिया के लिए 2A + 3B गिव C + 2D स्थिर आयतन पर चलो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नहीं। ये क्वेश्चन आपका है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम अगले लेक्चर से कल। बाय बाय।